अनुपमा के सामने आया रजनी देसाई और पराग कोठारी का असली सच। रजनी देसाई और पराग कोठारी हुए एक्सपोज। जी हाँ दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब रजनी देसाई को ये सच्चाई पता चलती है कि प्रेम कोठारी कोई और नहीं बल्कि बड़े बिल्डर पराग कोठारी का बेटा है। और सबसे चौंकाने वाली बात ये कि वही प्रेम से धड़कने लगता है। उसे तुरंत एहसास हो जाता है कि अगर चौल के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की सच्चाई अनुपमा तक पहुंच गई तो उसकी अब तक की सारी चालाकियां, सारा खेल और पराग से लिया गया मोटा पैसा सब बर्बाद हो जाएगा। डर के मारे रजनी की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वो बिना एक पल गवाए पराग कोठारी को फोन करती है। घबराई हुई आवाज में वो कहती है कि पराग, तुम्हें तुरंत मुंबई आना होगा, एक बहुत ही जरूरी बात करनी है, फोन पर नहीं हो पाएगी। दूसरी तरफ पराग कोठारी फोन रखते ही गहरी सोच में पड़ जाता है। वो खुद से सवाल करता है कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो फोन पर नहीं की जा सकती और जिसके लिए रजनी उसे इतनी जल्दी मुंबई बुला रही है। पराग के मन में शक भी उठता है, लेकिन प्रोजेक्ट की गंभीरता को देखते हुए वो अगले ही दिन मुंबई पहुंचने का फैसला करता है। मुंबई पहुंचते ही वो सीधे रजनी के घर जाता है। जैसे ही वो रजनी से मिलता है, बिना भूमिका बांधे पूछ बैठता है कि आखिर ऐसी कौन सी बात थी जो फोन पर नहीं हो सकती थी। रजनी पहले तो घबराई हुई नजर आती है, फिर संभल कर कहती है कि उसे चौल के रीडेवलपमेंट को लेकर बात करनी थी। पराग को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो साफ शब्दों में कह देता है कि अगर सिर्फ रीडेवलपमेंट की ही बात थी तो फोन पर हो सकती थी, मुझे इतनी जल्दी मुंबई बुलाने की क्या जरूरत थी। तभी रजनी हिचकिचाते हुए कहती है कि असल में एक और बात है जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पराग गंभीर हो जाता है और कहता है कि साफ साफ बताओ, क्या समस्या है। रजनी गहरी सांस लेकर कहती है कि एक औरत है जो हमारे रास्ते में आ रही है, अगर वो मान गई तो सब कुछ आसान हो जाएगा और हम इस प्रोजेक्ट को जल्दी शुरू कर सकते हैं। पराग थोड़ा बेपरवाह अंदाज में कहता है कि अगर यही बात है तो उससे बात करो, उसे मना लो, आखिर तुम्हें इस काम के लिए 50% हिस्सा दिया जा रहा है। तभी रजनी जैसे ही उस औरत का नाम लेने वाली होती है, अचानक घर की डोरबेल बजती है। रजनी घबराकर दरवाजे पर लगे कैमरे को अपने फोन पर देखती है और जैसे ही स्क्रीन पर अनुपमा का चेहरा दिखता है, उसके हाथ कांपने लगते हैं। डर के मारे उसका फोन हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है। पराग फोन पर अनुपमा को देख चुका होता है और वो चौंक कर रजनी से पूछता है कि ये तो अनुपमा है, तुम इसे कैसे जानती हो। रजनी झूठी मुस्कान के साथ कहती है कि वो उसकी बचपन की सहेली है। ये सुनकर पराग और भी हैरान हो जाता है। बचपन की सहेली? रजनी आगे कहती है कि हाँ, और यही सबसे बड़ी मुसीबत है। वही अनुपमा चौल के रीडेवलपमेंट के काम में सबसे बड़ी रुकावट बन रही है। जब मुझे पता चला कि वो तुम्हारी समधन भी है तो मैं डर गई और तुम्हें यहाँ बुला लिया। तुम उससे बात करके देखो, शायद वो तुम्हारी बात मान जाए। अगर उसे ये पता चल गया कि मैंने तुमसे पैसे लिए हैं चौल खाली करवाने के लिए तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। वो मुझे सीधे जेल भिजवा देगी और तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। चौल वाले अनुपमा को बहुत मानते हैं और अनुपमा भी उसी चौल में रहती है। चौल बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। ये सुनकर पराग चौंक जाता है और कहता है कि अनुपमा उसी चौल में रहती है। तभी दरवाजा खुलता है और अनुपमा अंदर आती है। जैसे ही वो कमरे में कदम रखती है, उसकी नजर सीधे पराग कोठारी पर पड़ती है। पराग को देखकर उसके पैरों तले भी जमीन खिसक जाती है। हैरानी और उलझन के साथ वो कहती है, पराग जी, आप यहाँ, और वो भी रजनी के साथ, आप लोग एक दूसरे को जानते हैं। पराग भी उतना ही हैरान होता है और पलट कर पूछता है, लेकिन आप यहाँ कैसे अनुपमा जी। अनुपमा बताती है कि रजनी ने ही उसे बुलाया था, ये कहकर कि कोई जरूरी काम है। तभी रजनी बीच में बोलती है और दिखावे की आत्मीयता से कहती है, अनुपमा ऐसे खड़ी क्यों हो, अंदर आओ, बैठो। अनुपमा का दिल घबराहट से भरा होता है, फिर भी वो अंदर आकर बैठ जाती है। माहौल भारी हो जाता है। रजनी थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहती है, अनु, एक बात है, बहुत जरूरी है, अगर तू बुरा ना माने तो कहूँ। अनुपमा सहज भाव से कहती है, बोल ना रजनी, मैं क्यों बुरा मानूंगी। तभी रजनी असली मुद्दे पर आती है। वो कहती है कि उसने अनुपमा को चौल के रीडेवलपमेंट के लिए बुलाया है। पराग कोठारी वहाँ नई बिल्डिंग बनाएंगे, सभी चौल वालों को फ्लैट मिलेंगे, पैसे मिलेंगे और नई जिंदगी शुरू करने का मौका मिलेगा। वो ये भी जोड़ती है कि चौल वाले अनुपमा की हर बात मानते हैं, आंख बंद करके उस पर भरोसा करते हैं। अगर अनुपमा उन्हें समझाएगी तो वो खुशी खुशी चौल खाली कर देंगे। ये सुनते ही
अनुपमा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो लगभग चीखते हुए कहती है कि ये कैसी बकवास कर रही है रजनी। उसे अच्छी तरह पता है कि चौल वाले पूरी छाया चौल को अपना घर, अपनी दुनिया मानते हैं। वो वहाँ सिर्फ रहते नहीं बल्कि अपनी पूरी जिंदगी, अपने सुख दुख, अपने सपने उसी चौल से जोड़कर देखते हैं। रजनी कैसे उनसे वो घर छोड़ने को कह सकती है? चौल वालों ने रजनी पर कितना भरोसा किया है, और अगर उन्हें ये सच्चाई पता चले कि रजनी ही उन्हें बेघर करना चाहती है तो वो पूरी तरह टूट जाएंगे और फिर कभी किसी पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। रजनी पलट कर कहती है कि इसलिए तो उसने अनुपमा को बुलाया है, उसकी बात को कोई नहीं ठुकराएगा, वही उन्हें नया घर, पैसा और बेहतर रोजगार दिला सकती है। चौल खाली करवाकर वो सबकी जिंदगी बेहतर बना सकती है। तभी पराग भी बोल पड़ता है। वो कहता है कि उसने अपनी सारी पूंजी, सारी प्रॉपर्टी इस प्रोजेक्ट में लगा दी है। अगर ये प्रोजेक्ट सफल हुआ तो वो प्रेम के लिए एक बड़ा रेस्टोरेंट भी खोलना चाहता है। अब सब कुछ अनुपमा के हाथ में है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। अनुपमा की आंखों में गुस्सा, दर्द और उलझन एक साथ झलकने लगती है। एक तरफ उसका रिश्ता, परिवार और पराग प्रेम से जुड़ा सच है, तो दूसरी तरफ छाया चौल के लोग जिनके लिए वो सिर्फ पड़ोसी नहीं बल्कि अपनी अपनी है। वो समझ जाती है कि ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि ईमानदारी और बेईमानी के बीच की लड़ाई है। अब फैसला उसे करना है। क्या वो रजनी और पराग का साथ देगी या फिर चौल वालों के साथ खड़ी होकर सच्चाई उजागर करेगी और रजनी और पराग को उनके किए की सजा दिलवाएगी? अब आगे क्या होगा? अनुपमा किसका साथ चुनेगी? ये जानने के लिए आने वाले एपिसोड देखना बिल्कुल ना भूलें। यहीं से एक और गहरे, तीखे और भावनात्मक मोड़ पर पहुंचती है। कमरे में पसरा वो सन्नाटा इतना भारी हो चुका था कि अनुपमा को अपनी ही सांसों की आवाज सुनाई देने लगी। उसकी आंखें कभी रजनी के चेहरे पर जाती, कभी पराग कोठारी पर टिक जाती और कभी उसे छाया चौल की वे गलियां याद आने लगती जहां हर दीवार, हर सीढ़ी, हर दरवाजा उसके जीवन के संघर्षों का गवाह रहा था। अनुपमा धीरे धीरे कुर्सी से उठती है। उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि एक अजीब सी दृढ़ता चमक रही थी। वो बहुत शांत लेकिन ठोस आवाज में कहती है कि रजनी, तुमने मुझे यहाँ बुलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम शायद भूल गई हो कि मैं सिर्फ किसी की समधन या किसी की पड़ोसन नहीं हूँ। मैं एक औरत हूँ जो सच और गलत के बीच फर्क करना जानती है। रजनी घबराकर कहती है कि अनु, तुम भावुक मत हो, सोचो समझो, ये सब तुम्हारे परिवार के भले के लिए भी है। प्रेम का भविष्य, पराग का सपना, सब कुछ इसी प्रोजेक्ट से जुड़ा है। लेकिन अनुपमा के चेहरे पर अब साफ नाराजगी थी। वो कहती है कि अगर किसी का सपना किसी और की छत छीन कर पूरा होता है तो वो सपना नहीं, लालच होता है। पराग कोठारी पहली बार अनुपमा को इतने सख्त रूप में देख रहा था। उसे एहसास हुआ कि ये वही अनुपमा नहीं है जो हमेशा समझौते और त्याग की मूर्ति बनी रहती थी। ये वो अनुपमा थी जो अब अपने हक और दूसरों के हक के लिए खड़ी होना सीख चुकी थी। पराग धीरे से कहता है कि अनुपमा जी, आप मेरी मजबूरी समझिए। मैंने इस प्रोजेक्ट में करोड़ों लगाए हैं। अगर ये फेल हुआ तो मैं सड़क पर आ जाऊंगा। अनुपमा उसकी तरफ देखती है और बहुत स्पष्ट शब्दों में कहती है कि पराग जी, मजबूरी और बेईमानी में बहुत फर्क होता है। आपने पैसे लगाए लेकिन आपने सच नहीं लगाया। आपने कानून और इंसानियत दोनों से समझौता किया है। रजनी की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसे लग रहा था कि उसकी बनाई पूरी इमारत अब ढहने वाली है। वो गिड़गिड़ाते हुए कहती है कि अनु, तो मेरी बचपन की दोस्त है। मेरी गलती हो गई, मानती हूँ, लेकिन अगर ये सच बाहर आया तो मैं जेल चली जाऊंगी। मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अनुपमा की आंखों में एक पल के लिए पुरानी दोस्ती की झलक आती है, लेकिन अगले ही पल वो कहती है कि रजनी, दोस्ती का मतलब ये नहीं होता कि गलत में साथ दिया जाए। दोस्ती का मतलब होता है दोस्त को गलत रास्ते से वापस लाना, और अगर उसकी सजा जेल है तो वो भी उसकी करनी का ही नतीजा होगी। अनुपमा वहां से जाने के लिए मुड़ जाती है। रजनी घबराकर पूछती है कि तुम कहाँ जा रही हो? अनुपमा पलटकर कहती है कि जहाँ सच को सामने लाना जरूरी है। वो सीधे छाया चौल की ओर निकल पड़ती है। उधर रजनी और पराग के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। पराग को समझ आ चुका था कि अब ये मामला सिर्फ पैसे या प्रोजेक्ट का नहीं रहा, ये अनुपमा के आत्मसम्मान की लड़ाई बन चुका था। छाया चौल पहुंचते ही अनुपमा को देखकर लोग उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं। किसी को भनक तक नहीं थी कि उनके सिर पर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अनुपमा सबको एक साथ बैठने को कहती है। उसकी आवाज में दर्द भी था और जिम्मेदारी भी। वो उन्हें रीडेवलपमेंट की पूरी सच्चाई बताती है। कैसे रजनी ने पराग से पैसे लिए, कैसे उन्हें अंधेरे में रखा गया और कैसे उनकी जिंदगी के फैसले उनके बिना किए जा रहे थे। ये सुनते ही चौल में कोहराम मच जाता है।
कोई गुस्से से कांपने लगता है, कोई फूट फूट कर रोने लगता है। बुजुर्ग महिलाएं कहती हैं कि हमने रजनी को बेटी माना था, आज उसी ने हमें सड़क पर लाने की साजिश रच ली। अनुपमा उन्हें समझाती है कि घबराने से कुछ नहीं होगा, कानून उनके साथ है। बिना उनकी सहमति, बिना सही मुआवजे और कानूनी प्रक्रिया के कोई भी उन्हें उनके घर से निकाल नहीं सकता। वो सबको एकजुट रहने की ताकीद करती है। उसकी बातों से लोगों के चेहरे पर डर की जगह भरोसा लौटने लगता है। उन्हें महसूस होता है कि अनुपमा सिर्फ उनके साथ खड़ी नहीं है, बल्कि उनके लिए लड़ने को तैयार है। उधर पराग कोठारी प्रेम से बात करता है। वो उससे कहता है कि अनुपमा ने सब कुछ बिगाड़ दिया है। प्रेम पहली बार अपने पिता पर सवाल उठाता है। वो कहता है कि पापा, अगर ये सच है तो आप गलत हैं। अनुमा कभी गलत का साथ नहीं दे सकती। प्रेम की ये बात पराग को अंदर तक हिला देती है। उसे एहसास होता है कि उसने सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि अपने बेटे की नजरों में भी खुद को दांव पर लगा दिया है। रजनी का डर अब पागलपन में बदल चुका था। वो छाया चौल पहुंचती है और लोगों को भड़काने की कोशिश करती है, लेकिन अब लोग उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थे। वे सवाल करते हैं, सबूत मांगते हैं। तभी अनुपमा पुलिस और नगर निगम के अधिकारियों को बुला लेती है। रजनी के पैरों से जमीन खिसक जाती है। उसके पास अब छिपाने को कुछ नहीं बचता। सारे दस्तावेज, पैसों का लेन देन सब सामने आ जाता है। पुलिस रजनी को हिरासत में ले लेती है। वो रोते हुए अनुपमा की तरफ देखती है, लेकिन अब देर हो चुकी थी। पराग भी टूट चुका था। वो अनुपमा से माफी मांगता है और कहता है कि वो इस प्रोजेक्ट से पीछे हटने को तैयार है, बस एक मौका दे दिया जाए। अनुपमा शांत स्वर में कहती है कि मौका तभी मिलता है जब गलती से सीख ली जाए। वो शर्त रखती है कि अगर पराग सच में सुधार चाहता है तो वो चौल वालों के साथ पारदर्शी तरीके से उनके फायदे को प्राथमिकता देकर ही कोई योजना बनाए। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये सिर्फ एक साजिश का पर्दाफाश नहीं था, बल्कि अनुपमा के चरित्र का एक और मजबूत अध्याय था। उसने एक बार फिर साबित कर दिया कि रिश्ते कितने भी उलझे हों, सच का रास्ता सबसे ऊपर होता है। अब आने वाले वक्त में सवाल ये है कि क्या पराग सच में बदलेगा? क्या प्रेम और अनुपमा के रिश्ते पर इस सच की आंच पड़ेगी? और क्या छाया चौर की ये लड़ाई बाकी लोगों के लिए भी एक मिसाल बनेगी? आने वाले एपिसोड में कहानी और भी ज्यादा तीखी होगी, जहां सच, रिश्ते और इंसाफ की ये लड़ाई नए मोड़ लेगी। कहानी यहाँ से और भी ज्यादा गहराती चली जाती है, क्योंकि सच्चाई सामने आ जाने के बाद जो तूफान उठता है वो सिर्फ रजनी या पराग तक सीमित नहीं रहता, बल्कि हर उस रिश्ते, हर उस भरोसे को झकझोर देता है जो अब तक शांत दिख रहा था। रजनी को पुलिस जीप में बैठाकर ले जाया जाता है और छाया चौल के बाहर जमा भीड़ खामोशी से ये दृश्य देखती रहती है। किसी की आंखों में गुस्सा है, किसी में दर्द और किसी में बस एक खालीपन, क्योंकि जिस औरत को उन्होंने अपना समझा था वही उनकी पीठ में छुरा घोंपने वाली निकली। अनुपमा ये सब देख रही होती है। उसका दिल भी भारी है, लेकिन उसकी आंखों में अफसोस से ज्यादा संतोष है कि उसने सही समय पर सही कदम उठाया। उसे पता है कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब असली इम्तिहान शुरू होने वाला है। पुलिस के जाने के बाद अनुपमा चौल वालों के साथ बैठती है। वो उन्हें समझाती है कि अब उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्क रहना बहुत जरूरी है। नगर निगम की तरफ से नोटिस आने वाले हैं, जांच होगी और इस दौरान बहुत से लोग उन्हें बहकाने की कोशिश करेंगे। वो सबको एक कमेटी बनाने की सलाह देती है, जिसमें बुजुर्ग, महिलाएं और युवा सभी शामिल हों, ताकि हर फैसला सामूहिक रूप से लिया जाए। छाया चौल के लोग पहली बार खुद को इतना संगठित और मजबूत महसूस कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अगर अनुपमा जैसी कोई उनके साथ खड़ी हो तो वे किसी भी बड़ी ताकत का सामना कर सकते हैं। उधर पराग कोठारी अपने होटल के कमरे में अकेला बैठा है। उसके सामने शराब का गिलास रखा है, लेकिन वो उसे छू भी नहीं रहा। उसकी आंखों के सामने बार बार प्रेम का चेहरा घूम रहा है, जिसने पहली बार उसे गलत कहा था। पराग को एहसास होता है कि उसने अपनी जिंदगी में सिर्फ पैसे और नाम को ही सब कुछ मान लिया था। उसे ये भी समझ आता है कि अनुपमा जैसी औरतें ही असल में समाज की रीढ़ होती हैं, जो अकेले खड़े होकर भी गलत के खिलाफ आवाज उठा सकती हैं। वो अपने वकील को फोन करता है और कहता है कि वो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट से जुड़े सारे कागजात दोबारा जांचना चाहता है और जो भी गैर कानूनी है उसे तुरंत रोका जाए। ये फैसला उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक आवाज थी जो उसे सही रास्ते पर चलने को मजबूर कर रही थी। इसी बीच प्रेम और राही के बीच भी तनाव बढ़ जाता है। राही को जब पूरी सच्चाई पता चलती है तो वो प्रेम से सवाल करती है कि क्या उसे पहले से कुछ पता था। प्रेम साफ साफ कह देता है कि वो खुद इस सच से अनजान था और अगर उसे पहले पता होता तो वो कभी भी इस प्रोजेक्ट का समर्थन नहीं करता।
राही को अपने पिता और परिवार के बीच फंसा हुआ प्रेम देखकर दुख होता है, लेकिन वो अनुपमा के फैसले पर गर्व भी महसूस करती है। वो प्रेम से कहती है कि आज अनु माँ ने सिर्फ चौल वालों के लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए एक मिसाल कायम की है। अगर कल को हम गलत के साथ खड़े होते तो शायद जिंदगी भर खुद से नजरें नहीं मिला पाते। छाया चौल में अब रोज मीटिंग होने लगती है। लोग अपने डर, अपनी आशंकाएं खुलकर रखने लगते हैं। कोई कहता है कि बिल्डर लोग पैसे के दम पर सब कुछ बदल देंगे, तो कोई कहता है कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में सालों लग जाएंगे। अनुपमा सबकी बातें ध्यान से सुनती है और फिर उन्हें समझाती है कि इंसाफ का रास्ता लंबा जरूर होता है, लेकिन अगर नीयत साफ हो तो मंजिल जरूर मिलती है। वो एक लीगल एनजीओ से संपर्क करती है जो झुग्गी चौल रीडेवलपमेंट से जुड़े मामलों में काम करता है। वहां से वकील आकर चौल वालों को उनके अधिकारों के बारे में बताते हैं। ये सब सुनकर लोगों का हौसला और बढ़ जाता है। लेकिन कहानी में एक नया ट्विस्ट तब आता है जब रजनी जेल से ही एक चाल चलने की कोशिश करती है। वो अपने एक पुराने राजनीतिक संपर्क के जरिए जमानत की अर्जी लगवाती है और साथ ही चौल के कुछ कमजोर लोगों को लालच देने का प्लान बनाती है। उसे लगता है कि अगर वो चौल वालों को आपस में ही तोड़ दे तो अनुपमा अकेली पड़ जाएगी। कुछ लोगों तक पैसे और झूठे वादे पहुंच भी जाते हैं। चौल में फिर से फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। कोई कहता है कि शायद रीडेवलपमेंट बुरा नहीं है, कोई कहता है कि हमें पैसा लेकर निकल जाना चाहिए। ये सब सुनकर अनुपमा का दिल टूटता है, लेकिन वो हार नहीं मानती। वो एक बार फिर सबको इकट्ठा करती है और इस बार बहुत भावुक होकर बोलती है। वो कहती है कि मैं आप सबको ये नहीं कहूंगी कि पैसे मत लो या रीडेवलपमेंट मत चाहो। मैं बस इतना कहूंगी कि फैसला आपका हो, किसी लालच या डर के दबाव में नहीं। अगर आज आप टूट गए तो कल आपके बच्चे आपसे पूछेंगे कि आपने अपना घर क्यों बेच दिया। उसकी बातों का असर गहरा होता है। लोग समझने लगते हैं कि ये लड़ाई सिर्फ घर की नहीं बल्कि आत्मसम्मान की है। उधर पराग कोठारी खुद छाया चौल आने का फैसला करता है। ये खबर सुनकर सब चौंक जाते हैं। वो बिना किसी तामझाम के साधारण कपड़ों में आता है। उसके साथ उसके वकील और 2 अधिकारी होते हैं। पराग सबके सामने खड़े होकर कहता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है और वो उसके लिए माफी मांगता है। वो साफ कहता है कि बिना चौल वालों की लिखित सहमति और कानूनी प्रक्रिया के कोई भी काम आगे नहीं बढ़ेगा। वो ये भी कहता है कि अगर चौल वाले चाहें तो वो एक नया प्रस्ताव रखेगा जिसमें उनकी शर्तें सबसे ऊपर होंगी। पराग के इस बदले हुए रूप को देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। अनुपमा पराग की तरफ देखती है। उसकी आंखों में अब भी सतर्कता है, लेकिन नफरत नहीं। वो कहती है कि भरोसा शब्दों से नहीं, काम से बनता है। अगर आप सच में बदलना चाहते हैं तो ये बदलाव लगातार दिखना चाहिए। पराग सिर झुका लेता है। ये उसके अहंकार के टूटने का पल होता है। इधर जेल में रजनी को जब ये सब पता चलता है तो वो पूरी तरह टूट जाती है। उसे एहसास होता है कि उसने अपनी लालच में सब कुछ खो दिया, दोस्ती, सम्मान और आज़ादी। एक रात वो जेल की सलाखों के पीछे बैठकर रोती है और उसे अपने बचपन की दोस्त अनुपमा की बातें याद आती हैं, जब दोनों एक दूसरे से कहती थी कि वे कभी गलत का साथ नहीं देंगी। लेकिन वक्त और लालच ने रजनी को कहां से कहां पहुंचा दिया। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां हर किरदार को अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ रहा है। छाया चौल एक मिसाल बनती जा रही है। मीडिया इस मुद्दे को उठाती है। न्यूज़ चैनलों पर अनुपमा की तारीफ होती है। लोग उसे एक आम औरत नहीं बल्कि हिम्मत की पहचान मानने लगते हैं। लेकिन अनुपमा के लिए ये सब महज सुर्खियां नहीं है। उसके लिए सबसे बड़ी जीत ये है कि उसने अपने ज़मीर की आवाज़ सुनी। आने वाले दिनों में कोर्ट का फैसला, पराग का बदला हुआ रवैया और रजनी की सजा, ये सब कहानी को और भी रोमांचक बनाएंगे। सवाल ये है कि क्या ये बदलाव टिक पाएगा या फिर लालच और साजिशें एक बार फिर सिर उठाएंगी। क्या अनुपमा हर बार की तरह इस बार भी अकेले खड़े होकर सबको संभाल पाएगी और क्या छाया चौल की ये लड़ाई पूरे शहर के लिए एक नई राह दिखाएगी। आने वाले एपिसोड्स में जवाब मिलेगा, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक चौल की नहीं बल्कि हर उस इंसान की है जो सच और इंसाफ के लिए खड़ा होने की हिम्मत रखता है। कहानी यहीं से एक और बड़े, जटिल और भावनात्मक दौर में प्रवेश करती है, जहां बाहर से दिखने वाली शांति के पीछे भीतर ही भीतर कई तूफान जन्म ले रहे होते हैं। मीडिया की सुर्खियों, लोगों की तालियों और समर्थन के बीच अनुपमा के दिल में अजीब सी बेचैनी बनी रहती है।
उसे पता है कि जब भी सच सामने आता है तब सिर्फ दोषी ही नहीं बल्कि सच का साथ देने वालों की भी परीक्षा होती है। छाया चौल में अब लोग उसे मसीहा की तरह देखने लगे हैं, लेकिन अनुपमा हर बार उन्हें यही समझाती है कि वो अकेली कुछ नहीं कर सकती। ये लड़ाई उनकी एकजुटता से ही जीती जाएगी। फिर भी उसके कंधों पर जिम्मेदारी का बोझ बढ़ता जा रहा था। नगर निगम की जांच शुरू होते ही हालात और तनावपूर्ण हो जाते हैं। अधिकारी चौल की नापजोख करते हैं, कागजात मांगते हैं, पुराने रिकॉर्ड खंगाले जाते हैं। कुछ अधिकारी ईमानदार हैं, लेकिन कुछ की नजरें अब भी पराग के नाम और पैसों पर टिकी हैं। अनुपमा ये सब महसूस कर रही होती है। उसे समझ में आने लगता है कि सिर्फ एक बिल्डर या एक साजिशकर्ता को हराना काफी नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम से लड़ना पड़ेगा। वो लीगल एनजीओ के साथ मिलकर हर दस्तावेज की कॉपी बनवाती है, हर मीटिंग का रिकॉर्ड रखती है, ताकि बाद में कोई भी बात घुमाई ना जा सके। इसी बीच अनुपमा के अपने घर में भी हलचल शुरू हो जाती है। कुछ रिश्तेदार और जान पहचान वाले उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वो इस मामले में ज्यादा आगे न बढ़े। कोई कहता है कि बड़े लोग बदला लेते हैं, कोई कहता है कि मीडिया का साथ हमेशा नहीं रहता। अनुपमा चुपचाप सबकी बातें सुनती है, लेकिन उसका फैसला अडिग रहता है। वो कहती है कि अगर आज मैं डर गई तो कल किसी और अनुपमा को भी डराया जाएगा। उसका ये रुख उसके परिवार के कुछ सदस्यों को गर्व से भर देता है तो कुछ को चिंता में डाल देता है। प्रेम के भीतर भी एक गहरी उथल पुथल चल रही होती है। पिता और अनुमा के बीच फंसा हुआ वो खुद को बेहद असहाय महसूस करता है। एक तरफ उसे अपने पिता की गलतियों का एहसास है, दूसरी तरफ बचपन से देखा हुआ वो सख्त आत्मविश्वासी पराग कोठारी उसे कमजोर और टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रेम एक रात अपने पिता से खुलकर बात करता है। वो कहता है कि अगर आप सच में बदलना चाहते हैं तो सिर्फ चौल वालों के सामने नहीं बल्कि खुद के सामने भी ईमानदार होना पड़ेगा। पराग पहली बार अपने बेटे के सामने रो पड़ता है। वो स्वीकार करता है कि उसने जिंदगी भर सिर्फ जीतने की आदत डाली थी, सही होने की नहीं। रजनी की जमानत याचिका कोर्ट में पहुंचती है और ये खबर छाया चौल में आग की तरह फैल जाती है। लोग डर जाते हैं कि अगर रजनी बाहर आ गई तो फिर से वही खेल शुरू होगा। कुछ लोग अनुपमा पर दबाव डालने लगते हैं कि वो इस केस से खुद को अलग कर ले ताकि रजनी का गुस्सा उस पर न गिरे। अनुपमा सबको भरोसा दिलाती है कि सच के रास्ते पर चलने वालों को डरने की जरूरत नहीं होती। वो खुद भी जानती है कि ये कहना आसान है, करना नहीं, लेकिन फिर भी वो पीछे हटने का नाम नहीं लेती। कोर्ट की पहली सुनवाई में रजनी को अस्थायी जमानत मिल जाती है। जेल से बाहर निकलते ही वो मीडिया के सामने खुद को बेगुनाह बताने की कोशिश करती है। वो कहती है कि उसे फंसाया गया है, कि सब कुछ पराग की योजना थी और उसने सिर्फ दोस्ती में साथ दिया। ये बयान अनुपमा को अंदर तक झकझोर देता है। उसे दुख इस बात का नहीं होता कि रजनी ने उस पर आरोप लगाए, बल्कि इस बात का होता है कि रजनी अब भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। छाया चौल के लोग भी रजनी के इस बदले हुए रवैये को देखकर सन्न रह जाते हैं। रजनी बाहर आते ही अपनी पुरानी चालों पर लौटने की कोशिश करती है। वो कुछ स्थानीय नेताओं और गुंडों के सहारे चौल के आसपास माहौल खराब करने लगती है। कभी बिजली कट जाती है, कभी पानी की सप्लाई रोक दी जाती है। लोगों में डर और गुस्सा फैलने लगता है। कुछ लोग अनुपमा से सवाल करने लगते हैं कि क्या यही इंसाफ है। अनुपमा को पहली बार लगता है कि शायद वो लोगों को इस लड़ाई में झोंक लाई है। एक रात वो अकेले बैठकर रोती है, खुद से सवाल करती है कि क्या उसने सही किया। लेकिन उसी वक्त उसे चौल की एक बुजुर्ग महिला का चेहरा याद आता है, जिसने कहा था, बेटा अगर आज तुम न होती तो हम कब के सड़क पर आ गए होते। यही सोच उसे फिर से खड़ा कर देती है। अनुपमा पुलिस और प्रशासन के पास शिकायत दर्ज कराती है। वो सबूतों के साथ दिखाती है कि कैसे जानबूझकर चौल में परेशानियां खड़ी की जा रही हैं। इस बार मामला सिर्फ रीडेवलपमेंट का नहीं बल्कि उत्पीड़न और धमकी का बन जाता है। पुलिस कुछ लोगों को हिरासत में लेती है। रजनी पर दबाव बढ़ने लगता है। उसे समझ में आने लगता है कि अब ये खेल उसके हाथ से निकल चुका है। इधर पराग कोठारी अपने वादे को निभाने की कोशिश करता है। वो आधिकारिक तौर पर उस पुराने प्रोजेक्ट से खुद को अलग कर लेता है और एक नई टीम के साथ पूरी तरह पारदर्शी प्रस्ताव बनाने की प्रक्रिया शुरू करता है। वो चौल की कमेटी को हर मीटिंग में बुलाता है, हर सवाल का जवाब देता है। धीरे धीरे लोगों का गुस्सा कम होने लगता है, लेकिन भरोसा अभी भी पूरी तरह नहीं बन पाता। अनुपमा साफ कह देती है कि ये फैसला कोर्ट और चौल वालों की सहमति के बाद ही आगे बढ़ेगा। कहानी में एक भावनात्मक मोड़ तब आता है जब कोर्ट में रजनी और अनुपमा आमने सामने होती हैं। जज के सामने जब रजनी से सवाल पूछे जाते हैं तो उसके झूठ की परतें एक एक कर खुलने लगती हैं। पैसों के लेन देन, फर्जी दस्तावेज, सबूत, सब कुछ साफ हो जाता है।
रजनी टूट जाती है। कोर्ट रूम में ही वो पहली बार अनुपमा की तरफ देखकर कहती है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उसकी आवाज में पछतावा होता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। कोर्ट रजनी को सख्त सजा सुनाता है और ये भी आदेश देता है कि छाया चौल से जुड़ा कोई भी फैसला तब तक नहीं लिया जाएगा जब तक वहां के निवासियों की लिखित सहमति और उचित मुआवजा तय न हो जाए। ये फैसला चौल वालों के लिए जीत से कम नहीं होता। लोग कोर्ट के बाहर अनुपमा को घेर लेते हैं। कोई उसके पैर छूना चाहता है, कोई उसे गले लगाना चाहता है। अनुपमा सबको रोककर बस इतना कहती है कि ये जीत आपकी एकता की है। मीडिया में ये मामला एक मिसाल बन जाता है। कई दूसरी चौल और बस्तियों के लोग भी अनुपमा से संपर्क करने लगते हैं। वो चाहते हैं कि वो उनकी लड़ाई में भी साथ दे। अनुपमा समझ जाती है कि अब उसकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है, लेकिन वो ये भी जानती है कि हर लड़ाई अकेले नहीं लड़ी जा सकती। वो एक मंच बनाने का फैसला करती है जहां ऐसे मामलों में लोगों को सही जानकारी और कानूनी मदद मिल सके। कहानी के इस पड़ाव पर हर किरदार बदल चुका होता है। पराग पहले से ज्यादा शांत और विनम्र हो गया है। प्रेम और राही का रिश्ता और मजबूत हो गया है, क्योंकि दोनों ने सच के साथ खड़े रहने का फैसला किया है। रजनी अपनी सजा भुगतते हुए रोज खुद से सवाल करती है कि अगर उसने समय रहते अपने लालच को रोका होता तो शायद आज हालात अलग होते। छाया चौल अब सिर्फ एक रहने की जगह नहीं, बल्कि हिम्मत और एकजुटता की पहचान बन चुकी होती है। वहाँ की दीवारों पर नए रंग चढ़ रहे हैं, बच्चों की हंसी फिर से गूंजने लगी है। अनुपमा जब भी वहाँ जाती है तो उसे लगता है कि उसकी लड़ाई बेकार नहीं गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आगे अभी और चुनौतियां हैं, और भी बड़े सवाल हैं। क्या सिस्टम सच में बदलेगा या ये सिर्फ एक अस्थायी जीत है? क्या अनुपमा इस नई जिम्मेदारी को संभाल पाएगी? और क्या समाज में सच के लिए खड़े होने की ये आग बुझने से पहले और लोगों को रोशनी दे पाएगी? आने वाले एपिसोड्स में यही सवाल कहानी को और भी गहराई देंगे, क्योंकि ये सिर्फ अनुपमा की कहानी नहीं, बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो डर के बावजूद सच के साथ खड़े होने की हिम्मत रखता है। कहानी उस सन्नाटे के बाद की सुबह से आगे बढ़ती है, जब चौल में पहली बार लोगों की आंखों में डर के बजाय उम्मीद की हल्की चमक लौटती हुई दिखाई दी। लेकिन इस शांति के अंदर भी तूफान की दस्तकें छिपी हुई थी। रजनी और वरुण को पुलिस ले गई थी, लेकिन अनुपमा अच्छी तरह जानती थी कि ऐसे लोग इतनी आसानी से हार नहीं मानते। वे सत्ता और पैसे के दम पर वापसी की कोशिश अवश्य करते हैं, और ये डर केवल उसके मन में नहीं, बल्कि पूरे चौल की हवा में तैर रहा था। रात भर जागने के कारण उसकी आंखें थकी थी, लेकिन चेहरे पर वही दृढ़ता छाई थी जो उसे हर बार मुश्किलों से लड़ने की ताकत देती है। सुबह की पहली रोशनी कमरे में फैली ही थी कि भारती उसके दरवाजे पर दस्तक देती है। चेहरा उतरा हुआ, आंखें सूजी हुई, लेकिन अंदर एक अजीब सा साहस भी जागा हुआ। अनुपमा ने उसे अंदर बैठाया, पानी दिया और बिना बोले उसके कंधे पर हाथ रखा। भारती फूट फूट कर रो पड़ी। मामी, मेरी एक गलती ने सबको मुसीबत में डाल दिया। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। अनुपमा ने धीरे से कहा, तू मोहरा नहीं थी बेटी, तुझे मोहरा बनाया गया और तूने सच्चाई पहचान ली। यही तेरी जीत है। अब डरना नहीं है, क्योंकि अब खेल डर का नहीं, साहस का है। लेकिन भारती की आंखों में एक और डर था। मामी, वरुण जेल नहीं रहेगा, मैं उसे जानती हूँ, वो वापस आएगा। अनुपमा जानती थी कि ये डर जायज है। वरुण को जेल ने कभी डराया नहीं, और रजनी के संबंध इतने गहरे हैं कि जेल के बार्स उसके लिए महज एक ताला है, जिसे वो अपनी मर्जी से खोल सकती है। और हुआ भी यही। दोपहर तक खबर आती है कि रजनी ने बेल के लिए लॉबी शुरू कर दी है। चौल में खलबली मच जाती है। अगर रजनी वापस आ गई तो फिर से हमारे सिर पर खतरा मंडराएगा। क्या हम सच में बच पाएंगे? इस डर की जड़ें इतनी गहरी थी कि एक पल के लिए लोग फिर से बिखरने लगे। लेकिन अनुपमा ने तुरंत सबको एक जगह इकट्ठा किया। चौल के आंगन में जहां कल तक धमकियां और झूठ के साए थे, आज वो पूरे विश्वास के साथ खड़ी हुई और बोली, रजनी का लौटना लड़ाई का अंत नहीं, बल्कि एक नया मोड़ होगा। डर हमें कमजोर नहीं करता, डर हमें जागरूक बनाता है। और आज से ये चौल किसी भी नेता के हाथ की कठपुतली नहीं बनेगी। हम मिलकर फैसला करेंगे कि चौल का भविष्य क्या होगा। लोगों के चेहरे पर भरोसा लौटता है, लेकिन तभी पुलिस जीप आती है और उसमें से इंस्पेक्टर उतरकर कहता है, अनुपमा जी, आपको थाने चलना होगा। रजनी ने आपके खिलाफ आरोप लगाए हैं कि आपने उसके दस्तावेज चुराए और उसके बेटे की शादी को राजनीतिक हथकंडे के लिए रोका। ये सुनते ही भीड़ भड़क जाती है। ये फिर से चाल चल रही है। इंस्पेक्टर ने मजबूरी जताई, हमें बयान लेने हैं, आप बस साथ चलिए। चौल एक पल के लिए फिर डरता है कि कहीं ये भी रजनी की चाल तो नहीं, लेकिन अनुपमा शांत स्वर में कहती है, मैं वापस लौटूंगी। सच चाहे कितना भी दबाया जाए, एक दिन सामने आकर ही रहता है।
पुलिस जीप चली जाती है और चौल की धड़कनें अस्थिर हो जाती हैं। थाने में पूछताछ शुरू होती है। रजनी पहले से वहां मौजूद होती है, सजी संवरी, चेहरे पर बनावटी मासूमियत, मानो वो कोई देवी हो जिसे किसी ने गलत समझा हो। जैसे ही अनुपमा अंदर आती है, रजनी अपने मीठी आवाज में कहती है, अनु, तूने मेरे खिलाफ इतना सब किया क्यों? मैंने तो तुझे दोस्त माना था। अनुपमा उसे घूर कर देखती है। जिनकी दोस्ती में धोखा घुला हो, ऐसी दोस्ती से अकेला रहना बेहतर है। इंस्पेक्टर दोनों की बातें सुनता है, कागज देखता है, पराग द्वारा दिए सबूत मिलाता है और धीरे धीरे कहानी साफ होने लगती है। लेकिन ठीक उसी समय रजनी का वकील अंदर आता है, मोटा ताजा फाइल लेकर, और सीधा इंस्पेक्टर को कहता है, हमारे पास सबूत है कि अनुपमा ने जानबूझकर चौल में बवाल कराने की कोशिश की ताकि वो खुद लाभ ले सके। ये चौल उसकी प्रॉपर्टी का हिस्सा